हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट के अंतर्गत जो पेडागोजी वाला पोर्शन है उसमें से हम इम्पॉर्टेंट जो भी हेडिंग्स हैं जो आपके सिलेबस में दी हैं उसे कवर कर रहे थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति तथा विस्मरण। अक्सर क्या होता है कि बच्चे इसको ईजी सा समझ करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्मृति के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फॉरगेटिंग के फैक्टर्स दिए हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप वाकई में बहुत सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं, डेडिकेटेड होकर के कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को ऐसे मत छोड़िए कि ये काम की ही नहीं, क्योंकि आप एग्ज़ाम का पेपर नहीं बना रहे, क्या पता एग्ज़ाम में क्या आ जाए। तो एटलीस्ट जो सिलेबस में दिया है उतना तो आप कर ही सकते हैं ना। वो तो आपको पता ही है कि इसके अंतर्गत ही आना है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हो जाए या थोड़ा सा टिपिकल आ जाए, बट बाकी आएगा तो सिलेबस से ही। तो आज स्मृति वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम विस्मरण वाला कंप्लीट करेंगे। तो ये हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मीनिंग ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कि स्मरण का अर्थ क्या होता है। तो स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु को पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। यानी कोई भी विषय वस्तु या कोई भी अनुभव है, कोई बातें हैं जो व्यक्ति ने सीखी हैं, जो अधिगम किया है, उसको जो उसने मस्तिष्क में धारण किया हुआ था, ठीक है, पहले जो भी उसने सीखा था उसको उसने मस्तिष्क में धारण किया था, फिर जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसने उसको कॉन्शियस माइंड में लाया और उसका उपयोग करा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आप क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो आप कुछ दिन पहले अपना क्वेश्चन आंसर्स याद करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने क्वेश्चन आंसर याद किए और आप अच्छे से याद करते कि वो बिल्कुल आपकी मेमोरी में हो जाए। ऐसा तो नहीं कि आपने बस एक बार पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, आप याद करते रहते कि आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाए, ठीक। तो वो हो गया धारण करना। अब जब आप एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, सपोज़ आया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार बताइए या कुछ भी इस टाइप से आ गया, तो आप क्या करते हैं, आपने पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार पढ़े थे आप उसको अपने दिमाग में लाते हैं कि क्या था उसके अंतर्गत। कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, किसी किसी को पूरा ही याद रहता है, किसी को पूरा भूल जाता है, ठीक। तो ये अलग अलग रीज़न्स है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या किया आपने, वो वापस उसको कॉन्शियस माइंड में लाया और आपने आंसर लिख दिया, ठीक। यानी कि पहले आपने कोई चीज़ें सीखी थी या धारण करी थी, उनको आपने आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण किया, अपने कॉन्शियस माइंड में ला करके उनका उपयोग कर दिया, ठीक। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें इतना ही है और कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। स्मृति में स्मृति के तत्व देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। स्मृति के चार तत्वों में जो है चार प्रक्रियाएं होती हैं मोस्टली। अधिगम यानी कि लर्निंग, धारण यानी कि रिटेंशन, पुनः स्मरण रिकॉल, और पहचान रिकॉग्नाइजेशन। अब ये क्या होता है, अधिगम के बारे में तो हम सब जानते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सीखना वही अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ सीखेंगे तभी तो आप उसको याद करेंगे। सपोज़ आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कभी कुछ सीखा ही नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप खूब याद करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको कैसे याद आएगी जब वो चीज़ें आपने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई अनुभव नहीं है, ठीक। तो याद वही आएगा ना जो आपने कभी पढ़ा हो, कहीं सुना हो, कहीं से आपके माइंड में वो चीज़ें आई हो, कहीं आपने नेट पे देखा हो या बुक्स में या टीचर के लेक्चर में, तभी तो वो आपके दिमाग में आएगा जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अधिगम का मतलब क्या हो गया, सीखना, यानी कि स्मरण करने के लिए यानी कि याद करने के लिए सबसे पहले उस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। जब सीखेंगे तभी तो उस चीज़ को हम स्मरण कर पाएंगे। फिर है धारण। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ सीख लिया और बस हो गया, सीखने के बाद उसको धारण करना। जैसे कि आपको दर्शन पढ़ाया क्लास में टीचर ने, ठीक है, कुछ बच्चों को याद रहता है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ ने उसको धारण किया, मतलब उसको अच्छे से सीखा है, अपने माइंड में स्टोर कर लिया। कुछ ने सिर्फ सुना एक कान से और दूसरे से निकाल दिया। तो धारण करना भी आवश्यक होता है। जिन्होंने केवल एक कान से सुन करके निकाल लिया वो उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो उनके मस्तिष्क में स्टोर नहीं रहती हैं तो वो बता नहीं पाते उतने अच्छे से। जबकि जिन्होंने धारण कर लिया उनके मस्तिष्क में स्टोर हो गई हैं तो वो आराम से उस चीज़ को बता सकेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने ज़्यादा इजी एग्जांपल हो सके उतने ज़्यादा इजी एग्जांपल से आपको समझाऊँ। फिर है पुनः स्मरण, यानी कि रिकॉल करना। पुनः स्मरण जाहिर सी बात है कि जो पुराने स्मरण है, या कह सकते हैं पुनः स्मरण का मतलब हो गया जो भी पहले हमने अधिगम किया था या जो भी हमारे अनुभव थे उनका वर्तमान में पुनः
उत्पादन करना, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि हमने पहले कुछ चीज़ें सीखी थी, ठीक है, या कुछ चीज़ें हमने अनुभव करी थी पूर्व में, ठीक, और वो हमारे अचेतन मन में कहीं स्टोर है। जैसे कि हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था या सीखा था, ठीक। अब हमें महात्मा गांधी के बारे में ऐसा तो है नहीं कि हमने सीख लिया तो हम दिन भर महात्मा गांधी का ही नाम रटते रहे या दिन भर उठते बैठते सबको महात्मा गांधी के बारे में बता रहे, नहीं। हमने पढ़ा था, उसको याद किया, धारण किया और कहीं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। अब क्या हो गया, जब हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे क्लास में टीचर ने पूछा या हमें कभी बताना पड़ा या एग्ज़ाम देना पड़ा, वहाँ महात्मा गांधी के बारे में आया, तो हमारे जो हमने सीखा हुआ था महात्मा गांधी के बारे में उसको हमने याद करने का प्रयास किया, यानी अनकॉन्शियस माइंड में जो था उसको कॉन्शियस माइंड में लाने का प्रयास किया। तो यही क्या हो गया, रिकॉल हो गया। फिर पहचान यानी कि रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। पहचान का मतलब होता है कि उस विषय वस्तु को ठीक ठाक तरीके से जानना जिस ढंग से उसे पहले धारण किया था, यानी कि लगभग मिलता जुलता उस वस्तु के बारे में बता देना। जैसे कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, इसके बारे में आपने पहले सीखा था, धारण कर लिया था, ठीक। फिर आपसे जब टीचर दोबारा पूछती है कभी कि महात्मा गांधी के बारे में बताओ, तो आप मतलब क्या करें, उसको ठीक ठीक बता सके कि महात्मा गांधी के बारे में जो जो आपने सीखा था, ठीक है। तो ऐसे हो गया उस वस्तु को ठीक ढंग से जानना जिसको हमने पहले कभी धारण किया था। तो ये हो गया पहचान या रिकॉग्निजेशन, ठीक है, या रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं। फिर इसके बाद है स्मृति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के प्रकार बताए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से केवीएस और सुपर टेट के लिए, तो सबसे पहले है तात्कालिक स्मृति, इसको इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। तात्कालिक स्मृति इसको हम एक और नाम से जानते हैं सांवेदिक स्मृति, यानी कि सेंसरी मेमोरी भी इसको कहते हैं। सेंसरी मेमोरी या तात्कालिक स्मृति या इमीडिएट मेमोरी में क्या होता है, इमीडिएट नाम से समझ में आ रहा है, तत्काल, यानी कि विषय वस्तु को सीखने के तुरंत बाद, ठीक है, उसको बिल्कुल यथावत दोहरा देने की क्षमता, ठीक। ये क्या हो गई, तात्कालिक स्मृति, नाम से समझ में आ रहा है तत्काल। अस्थायी स्मृति क्या होती है, यानी टेम्पररी मेमोरी, यहाँ भी नाम से समझ में आ रहा है अस्थायी है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कुछ समय के लिए। लघु स्मृति है, ठीक है, इसको लघु अवधि स्मृति या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, ठीक। यानी सीखने के थोड़े समय के बाद की थोड़े समय बाद तक विषय वस्तु को दोहरा लेना, ठीक है। तो ये हो गई अस्थायी। फिर स्थायी हो गई इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि परमानेंट, यानी कि एक लंबे समय तक भी आपने कोई बात सीखी है उसको एक लंबे समय के बाद भी जब आप बता सकें तो इसका मतलब वो क्या है, किस प्रकार की स्मृति है, स्थायी स्मृति है। फिर आख्यानात्मक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। आप नाम पे मत जाइएगा, नाम के अंदर जो भी इसकी डिटेल है बहुत ईजी है, मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाई है आपको, ठीक है। नाम देखने में आपको लग रहे होंगे बहुत बड़े हैं, टफ है, लेकिन कितना ईजी है सब। आख्यानात्मक स्मृति या एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के साथ जो घटी हुई घटनाएं होती हैं उनकी स्मृति होती है, ठीक है। आख्यानात्मक स्मृति का मतलब होता है व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अनुभव या सूचनाएं हैं, उसके साथ जो भी घटनाएं पूर्व में घटी हैं उससे संबंधित जो स्मृति होती है वो क्या कहलाती है, एपिसोडिक मेमोरी या आख्यानात्मक स्मृति कहलाती है। फिर है भाषाई स्मृति यानी कि सीमैटिक मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली भाषाई स्मृति जो होती है ये विचार है, सिद्धांत है, नियम है, तथ्य है, इनकी पुनः स्मृति करना या पुनः स्मृति ना कि पुनः प्रस्तुति करना, ठीक है, इनकी दोबारा से प्रस्तुति करना, इनको पुनः प्रस्तुत कर सकना, ये क्या कहलाती है, भाषाई स्मृति कहलाती है। चारित्रिक स्मृति, ये भी नाम से क्लियर है, फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी कि फ़ोटो से, यानी कि किसी घटना या वस्तु या व्यक्ति के फोटोग्राफिक डिटेल्स को विस्तार से बताना, ठीक है। बहुत कम लोगों में ये पाई जाती है, जैसे कि कोई भी वस्तु है या कोई घटना हुई थी या कोई व्यक्ति है तो आप उसके बारे में डिटेल से फिर बता सकते हैं कि हाँ वो उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे क्लास लगी थी, फिर वो 4 टीचर आए थे, फिर उसमें एक टीचर ने ऐसी ड्रेस पहनी थी, मतलब कहने मतलब क्या, एक आपने चित्र टाइप का उसको बता दिया स्मृति में। फिर है रटन स्मृति यानी कि रोड मेमोरी, जो अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है कि बिना विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझे सिर्फ रट करके उसको जो है धारण कर लेना, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको जो रटा स्मृति है उसको बता देना। तो ये हो गई रटन स्मृति, मतलब हमने विषय वस्तु को समझा नहीं, हमें नहीं पता कि दर्शन क्या होता है, हमें नहीं पता दर्शन और शिक्षा कैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हम नहीं जानते, हमने सिर्फ किताब उठाई, उसको रट लिया, एग्ज़ाम में जा कर के दे दिया,
बता दिया या एग्ज़ामिनर को हमने बता दिया, इंटरनल प्रैक्टिकल्स हुए उसमें बता दिया, या टीचर ने पूछा तो बता दिया, सिर्फ एक रट्टा मार वाली, हमारा उसका बेसिक क्लियर नहीं है। तार्किक स्मृति क्या होती है? जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि लॉजिकल मेमोरी। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को रटते नहीं बल्कि अच्छी तरह से समझ करके, सीख करके धारण करते हैं और पुनः स्मरण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तार्किक मेमोरी कहते हैं। इसे दूसरे नाम इसका एक और है बौद्धिक स्मृति, यानी कि इंटेलेक्चुअल मेमोरी। फिर है निष्क्रिय स्मृति, यानी कि पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी क्या होता है? निष्क्रिय, यानी कि जो हमने पहले के जो हमारे अनुभव है उनको काफ़ी प्रयास के बाद या काफ़ी हम ट्राई करने के बाद जब उसको स्मृति में लाते हैं या स्मरण कर पाते हैं तो वो निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। ठीक। सक्रिय स्मृति यानी कि एक्टिव मेमोरी, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि पहले के जो अनुभव हैं उनको हम बिना किसी विशेष प्रयास के अपनी स्मृति में ले आते हैं या पुनः स्मरण कर सकते हैं उनका, तो वो क्या हो गई? सक्रिय स्मृति हो गई। तो नाम आपको कितने बड़े बड़े टफ लग रहे होंगे, और मोस्टली तो इनके नाम से ही आप इनके अंदर की डिटेल भी समझ जाएंगे, और बहुत ईजी था ये समझना। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेमोरी। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? कैसे आप कह सकते हो कि ये एक अच्छी स्मृति है या एक अच्छी स्मृति की पहचान है या एक गुड मेमोरी की कैरेक्टर्स है? तो कुछ इसके स्मृति की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो प्रमुख बता रही हूँ, जो कि मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग दी गई हैं। शीघ्र अधिगम यानी कि क्विक लर्निंग, उत्तम धारण, गुड रिटेंशन, शीघ्र पुनः स्मरण, क्विक रिकॉल, और शीघ्र तथा सही पहचान यानी क्विक एंड एक्यूरेट रिकग्नाइजेशन। ठीक है, या रिकग्निशन कह सकते हैं इसको। शीघ्र अधिगम यानी कि क्विक लर्निंग क्या होता है? यानी शीघ्र अधिगम वो है जो व्यक्ति किसी बात को जितना शीघ्र सीख लेता है उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी होती है। जैसे कि आप कोई चीज़, जैसे सपोज दर्शन का ही टॉपिक ले लो, कोई टीचर क्लास में समझा रहा है, ठीक, कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो तुरंत उस चीज़ को सीख लेते, धारण कर लेते, कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है। ठीक। तो जो बच्चे जितने अच्छे से उन चीज़ों को जितना जल्दी, जितनी शीघ्रता से सीख लेते हैं उनकी स्मृति उतनी अच्छी होती है, ये पहचान है। सेकंड क्या है? उत्तम धारण, यानी कि गुड रिटेंशन, यानी कि सिर्फ सीखना ही नहीं, उसको धारण कर लेना। ऐसा नहीं कि अभी सीखे और 5 मिनट बाद भूल गए, नहीं, इतने अच्छे से सीख लो कि आपके मस्तिष्क में वो स्टोर हो जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसको बता सके। तो सीखी गई बातों का अधिक समय तक संचित रहना। ठीक है, उत्तम धारण, इतने अच्छे से धारण कर लिया है कि वो एक लंबे समय तक माइंड में स्टोर रहती है। ऐसा नहीं होता कि हम अभी सीख करके गए और कल भूल गए। ठीक। तो ये क्या होती है? ये भी एक अच्छी स्मृति की पहचान है। फिर तीसरी विशेषता क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, यानी कि क्विक रिकॉल। क्विक रिकॉल मतलब होता है जो हमने पहले जो चीज़ें सीखी हैं उसको जितना जल्दी हो सके अपने चेतन मस्तिष्क में ले आना। तो ये भी एक अच्छी स्मृति की पहचान है। जैसे कि टीचर ने क्लास में पूछा दर्शन क्या? दर्शन आपने पहले पढ़ा है, फिर आपने अपने माइंड में, अपने चेतन मन में लाए कि दर्शन क्या क्या था और आपने बता दिया। ठीक, आपने तुरंत रिकॉल कर लिया। कुछ में क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, उन्होंने कुछ पढ़ा होता है लेकिन भूल गए होते हैं, सीखा था लेकिन भूल गए। ठीक। तो एक अच्छी स्मृति की पहचान क्या है? कि जो आपने सीखी है बातें पूर्व में उसको शीघ्र अपने चेतन मस्तिष्क में ले आना। फिर है शीघ्र तथा सही पहचान, क्विक एंड एक्यूरेट रिकग्निशन। ठीक है, किसी भी शीघ्र तथा सही पहचान अच्छी स्मृति की जो एक ऐसी विशेषता है, क्योंकि जैसे मान लो इसका मैं एक एग्जांपल दूं, परीक्षा में अगर प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक, अब उत्तर देने के लिए आपके पास पेपर में टाइम तो 2 घंटे का है या 3 घंटे का टाइम है। अब वहाँ पे आप 2 घंटे सिर्फ अपनी स्मृति में नहीं लाते रहेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, दर्शन क्या होता है, पता चले 2 घंटे तक आप रिकॉल ही कर रहे हैं या पहचान ही कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन वही था जो मैंने पढ़ा है। कहने का मतलब शीघ्र और सही पहचान भी होनी चाहिए, मतलब जल्दी और सही पहचान होनी चाहिए कि दर्शन के बारे में क्वेश्चन आया है तो हम सही पहचान सकें कि हमने दर्शन के बारे में क्या सीखा था, वही हमें लिखना है और सही पहचान कर सके। ठीक है, कि दर्शन के बारे में जो पूछा गया हम वही चीज़ें उसमें लिखें। सेकंड चीज़, शीघ्र करें। ऐसा नहीं कि 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे तो बस हमने सोचने में लगा दिया कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि शीघ्र मतलब समय रहते ही, क्योंकि कहते हैं ना समय ही निकल गया जब, तो फिर आप उसको स्मृति में ला के क्या करोगे? पता चले पेपर का टाइम ही ख़त्म हो गया, फिर आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं तो वो किस मतलब की। ठीक है, जब एग्ज़ाम का टाइम ही ख़त्म हो गया, टाइम 3 घंटे था, 3 घंटे में आपको याद नहीं आया, जब 3 घंटे बाद याद आ रहा है तो फिर क्या मतलब का? आपको उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो शीघ्र और सही पहचान भी अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषता है।
एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं, छोटा सा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, स्मरण करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है, तो कुछ प्रमुख विधियाँ मैं बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण तथा खंड विधि, सांतर तथा निरंतर विधि, सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि और अवबोध तथा रटंत विधि। ठीक है, इनमें क्या क्या है, आप बिल्कुल नाम पे मत जाएगा कि बहुत टिपिकल नाम है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण तथा खंड विधि, होल वर्सेस पार्ट मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है और नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। पूर्ण का मतलब होता है जब किसी पार्ट को एक साथ प्रारंभ करके उसको अंत तक दोहरा कर याद करते हैं। ठीक है, एज अ होल पूरे पार्ट को पढ़ते हैं तो पूर्ण विधि। खंड विधि में क्या करते हैं, पार्ट को छोटे छोटे खंडों में बांट करके याद करते हैं। तो नाम से ही समझ में आ गया, पूर्ण मतलब एज अ होल, खंड मतलब छोटे छोटे खंडों में बांट कर। फिर है सांतर तथा निरंतर विधि। सांतर का मतलब होता है जब हम किसी विषय वस्तु को क्या करते हैं, एक निरंतर अंतराल के बाद बार बार दोहरा करके याद करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर से हमने रिवाइज़ कर लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर रिवाइज़ किया, इस तरीके से, ताकि वो हमें अच्छे से याद हो जाए। जबकि निरंतर विधि में क्या होता है, एक बार हम बैठे और लगातार हम उसको बार बार दोहरा याद कर लिया, फिर दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया, जब तक वो अच्छे से याद ना हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सांतर में क्या हो गया, एक इंटरवल लेकर के थोड़े थोड़े अंतर पे हमने उसको दोहराया याद विषय वस्तु को, और निरंतर में एक ही बैठक में हमने विषय वस्तु को बार बार दोहरा करके याद किया। ठीक है, फिर इसके बाद है सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि, एक्टिव वर्सेस पैसिव मेथड। सक्रिय विधि के अंदर का मतलब होता है, सक्रिय मतलब एक्टिव होना, नाम से समझ में आ रहा है, कुछ करके, लिख कर या बोल करके जब हम याद करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हो गई सक्रिय विधि। निष्क्रिय विधि में क्या होता है, जैसे कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे मन ही मन अपना पढ़ रहे होते हैं, पढ़ करके या देख करके या सुन करके। ठीक है, क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो निष्क्रिय। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब शिक्षक पढ़ाता है छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। ठीक है, और जब छात्र सक्रिय होते हैं, तो छात्र कब सक्रिय होते हैं, जब वो खुद करते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है, सक्रिय विधि का मतलब हो गया करके, लिख कर या बोल कर जब किसी विषय वस्तु को याद करते हैं तो सक्रिय विधि हो गई। निष्क्रिय विधि में क्या होता है कि मन ही मन पढ़ते हैं, या टीचर पढ़ा रहा हो या कोई पढ़ा रहा हो तो देख करके या सुन करके जब उस विषय वस्तु को याद किया जाता है, तो ऐसी विधि निष्क्रिय विधि कहलाती है। फिर है अवबोध तथा रटंत विधि, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस क्रैमिंग मेथड। इसमें क्या होता है, अवबोध विधि के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को या पाठ की विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझकर तार्किक ढंग से याद किया जाता है। अवबोध करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ करके उसको तार्किक ढंग से याद करते हैं, तो अवबोध विधि कहलाती है। जबकि रटंत विधि में क्या होता है, जाहिर सी बात है, हमें समझ में आया नहीं आया, हमने उसको बस रट लिया। ठीक है, दोहरा करके हमने क्या किया, उसको किसी टॉपिक को पढ़ा और उसको बार बार दोहरा करके हमने उसको रट लिया, तो ये किस में आ गया, रटंत विधि के अंतर्गत आ गया। तो अगर आप केवीएस और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनवीएस, या फिर अगर आप कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी कहीं से प्राप्त होती है, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा केवीएस का सिलेबस, केवीएस की नोटिफिकेशन आने तक आधा सिलेबस या उससे ज़्यादा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और भर्ती आने से बहुत पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और भर्ती आने के टाइम पे मेरे हिसाब से हम लोग का रिवीजन का टाइम चल रहा होगा। तो 2018 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और सिलेबस में जो भी चेंजेस होगा मैं फिर जो भी बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, कुछ टॉपिक घटेंगे या बढ़ेंगे, बस इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो वो जैसे ही सिलेबस आएगा नहीं, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आएंगे बस उन्हें और पढ़ना रहेगा, और बाकी कुछ भी पढ़ने को नहीं रहेगा। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हो और एक एक क्लास भी देखते जाते हैं, क्योंकि पैडागॉजी का काफ़ी जो है मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, और मैं सिलेबस को लेकर के ही टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बता रही हूँ। मैं बाकायदा केवीएस का सिलेबस सामने रखती हूँ, और फिर उससे एक टॉपिक पुट करती हूँ और उस पर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप अभी से भी एक एक हेडिंग पढ़ेंगे, अगर आप केवीएस की तैयारी करें या फिर सुपर टेट की तैयारी करें, डेली की एक एक दो दो हेडिंग पढ़ें, जितना आपको टाइम मिलता है उतना पढ़ेंगे, तो भी जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बहुत आराम रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम ही चीज़ें बची होंगी तैयार करने के लिए। तो मैं ये भी नहीं कहती कि आप बहुत प्रेशर लेकर के पढ़े, किताब उठा लें और बस उसको रट मारें। रट्टे पर तो बिल्कुल भी आप मत जाइए, रटंत विधि का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। ठीक है, रटंत विधि का वहाँ प्रयोग करिए जहाँ पर फैक्ट वाले क्वेश्चन याद करने, जहाँ समझने वाली चीज़ें वहाँ समझिए, क्योंकि समझने वाली चीज़ें आगे हमेशा काम आती हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और भी अगर आपको केवीएस या सुपर टेट के सिलेबस में कोई टॉपिक, अभी मैं पेडागोजी और पॉलिटी बता रही हूँ, तो इनमें से ही, इनके ही सिलेबस में से अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है या पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक की वीडियो पहले बाद डाल दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।